आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 1 पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 में आपका आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक शामिल है। ये भाग और आर्टिकल की चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि एक भाग में कई आर्टिकल हो सकते हैं। जैसे भाग 1 की बात करें तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। इसी तरह से भाग 2 की बात करें तो आर्टिकल 5 से लेकर के आपका 11 तक है और इसी तरह से आगे है। जिस तरह से आपके बुक में चैप्टर होता ना, उसी तरह से हमारे संविधान में भाग है और चैप्टर में भी देखिएगा पॉइंट्स होते हैं। तो उसी तरह से भाग में यहाँ पर क्या है, आर्टिकल, और प्रत्येक भाग का कुछ ना कुछ विषय है। तो जो भाग 1 का विषय है वो विषय है हमारा क्या, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। साथ ही इसी में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे कि जो देशी रियासत थे उसका एकीकरण कैसे हुआ और भारत के जो राज्य हैं जो नए बने वो कौन सा राज्य कौन से साल में बना, और उससे रिलेटेड सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। शायद ही आपका कोई क्वेश्चन छूटे इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन जो लोग नए हैं चैनल पे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अधिक से अधिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखना है हमारा कि ये भाग 1, तो आर्टिकल इसमें शामिल है 1 से लेकर के 4 तक। तो देखिए आर्टिकल 1 में क्या लिखा है। तो देखिए आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा। इंग्लिश में यदि इसको लिखेंगे तो इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये इंग्लिश में हुआ। और हिंदी में कहें तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि संविधान में मतलब हमारे देश के लिए 2 नाम का प्रयोग किया गया है, एक इंडिया और एक भारत। बस 2 ही नाम की चर्चा है संविधान में। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि इंडिया को हटा दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, हम इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। तो अभी तो आप मानकर चलिए इंडिया अर्थात भारत 2 नाम है। ठीक है, और क्या कहा गया है कि ये राज्यों का एक संघ होगा। इंग्लिश में क्या, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्यों का एक संघ होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का एक संघ कहा गया है। केवल संघ नहीं कहा गया है, केवल संघ नहीं कहा गया। क्या कहा गया, राज्यों का एक संघ। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा यदि कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख कहां पर है, संघीय शब्द का उल्लेख इंग्लिश में फेडरल शब्द का उल्लेख कहां पर है। तो कई लोग बोल देंगे आर्टिकल 1, लेकिन गलत है। संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख कहीं पर नहीं है। हाँ, आर्टिकल 1 में है, लेकिन क्या है, राज्यों का संघ है, संघीय नहीं। ठीक है, राज्यों का संघ है। ठीक है, संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। अब यहां पर देखते हैं हम कि जब हम बात करते हैं संघ मतलब फेडरल इसमें, और यूनियन, हिंदी में भी यूनियन ही लिखा रहेगा। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है। भारत क्या है, यूनियन है स्टेट्स का, भारत फेडरल नहीं है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए जो संघ होता है, इस संघ में जो भी शामिल होते हैं राज्य, उसे अलग होने का अधिकार होता है। बात करें हम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो एक संघ है। तो वहां पे जितने भी राज्य हैं या कहें प्रांत हैं वो अलग हो सकता है। ठीक है, उसे अलग होने का अधिकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए वहां पे एक राज्य है आपका कैलिफोर्निया, तो वो यदि चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकता है। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत के जो राज्य है जम्मू कश्मीर, बिहार, आपका वेस्ट बंगाल, तो वो अलग नहीं हो सकता भारत से। कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि हम भारत से अलग हो जाए, जबकि यहाँ पर अलग होने का अधिकार होता है। ठीक है, और यहाँ पे राज्य आपस में समझौता करते हैं और फेडरल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जब चाहे तब अलग हो सकते हैं, यहाँ अलग होने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो बस यही अंतर है आपका फेडरल में और यूनियन में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आर्टिकल 1 में आगे क्या है, और तो आर्टिकल 1 में आगे ये लिखा हुआ है कि जो भारत है इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें लिखा गया है कि भारत में जो है वो राज्य शामिल है। आपको पता हो कि पहले 29 राज्य थे, वर्तमान में 28 ही बचे। रीजन जो जम्मू कश्मीर था उसको राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर अब राज्य रहा नहीं, तो एक घट करके अभी कितना बचा है, 28 बचा है राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश यूटी की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश अभी हमारा बचा है 9। ठीक है, अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं
कि ये राज्य और ये केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। तो देखिए, जो राज्य होते हैं ना, उससे अधिक अधिकार प्राप्त होता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये केंद्र द्वारा शासित है, केंद्र माने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शासित है, इसे कम अधिकार प्राप्त होते हैं। ये केंद्र द्वारा शासित होता है, केंद्र द्वारा शासित होता है और राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ का शासन चलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करें तो यहाँ पर सीएम होते हैं, विधानसभा होती है और सीएम होते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं होती, सीएम नहीं होते। ठीक है, विधानसभा नहीं होती और सीएम भी नहीं होते। लेकिन इंडिया है भाई, हर चीज का अपवाद मिलेगा। ठीक है, इंडिया है तो हर चीज का अपवाद मिलेगा। जैसे हम बात करें दिल्ली, ठीक है, बात करें पुदुचेरी, और बात करें आपका, ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पर सीएम होता है, यहाँ पे विधानसभा होता है। ठीक है, ये सब एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, वैसे केंद्र शासित का कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ विधानसभा सीएम नहीं होगा, और जब आगे आएंगे तो हम डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल समझिए, राज्य में सीएम विधानसभा होता है, यहाँ पे सीएम विधानसभा नहीं होता है, केवल अपवाद दिल्ली पुदुचेरी उस सबको छोड़ करके। ठीक है, अब बात कर ले लक्षद्वीप, तो देख लीजिए वहां पे कोई विधानसभा नहीं, कोई सीएम नहीं है। ठीक, यही मोटे तौर पे अंतर है। चलिए फिर अब आर्टिकल 2 पे चले जाएंगे। तो ध्यान रखिए, आर्टिकल 2 में 2 बात की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है, ठीक है, कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा इंडिया में। प्रवेश दैट मीन्स एडमिशन, ये एडमिशन एडमिट से बना है। ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, और एक चीज और लिखा गया है कि नए राज्यों का स्थापना कैसे होगा, इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा। ये 2 चीजें लिखी गई है यहाँ पे, और इसमें लिखा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार जो है वो संसद को है, पार्लियामेंट को है। संसद में क्या आता है, तो संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि प्रवेश या स्थापना करना हो तो ये अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। अब ये प्रवेश का मतलब क्या हुआ, प्रवेश का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए कि कोई विदेशी क्षेत्र है, अब उसको भारत में प्रवेश कराना है, माने भारत में शामिल कराना है, तो संसद उसके लिए अधिकृत है, संसद के पास ऐसा अधिकार है। ठीक, और स्थापना तो समझते ही है एक तरह से, राज्य का स्थापना मतलब क्या, राज्य का बनना। ठीक है, आर्टिकल 2 में। नेक्स्ट आप चले आएंगे आर्टिकल 3। तो देखिए आर्टिकल 3 में क्या है, तो आर्टिकल 3 में कई चीजें हैं। एक तो इसमें लिखा है कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, बोलिए कौन करेगा, संसद ही करेगा, यहां भी लिखा हुआ है। तो नए राज्यों का निर्माण, राज्यों का सीमा परिवर्तन। ठीक है, सीमा परिवर्तन कैसे, सीमा परिवर्तन जैसे मान लिया जाए कि यहां से यहां तक लेकर के आपका बिहार है, अब संसद यदि चाहे तो इसके सीमा में बदलाव ला सकता है कि नहीं यहीं तक बिहार रहेगा। ठीक है, तो सीमा में परिवर्तन, बाउंड्री में कुछ भी बदलाव करना है तो कर सकता है संसद। इसके अलावे नाम में परिवर्तन यदि करना हो, नाम बदलना हो, तो आप देखते होंगे उड़ीसा, उसका नाम बदल के कर दिया गया ओडिशा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उसका नाम बदल करके पश्चिम बंग। तो जो नाम में परिवर्तन है ये सभी कार्य करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि नए राज्यों के निर्माण की शक्ति किसमें है, तो संसद में है। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत कर सकता है, तो हम कहेंगे आर्टिकल 3। आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहाँ पर जो आप आर्टिकल 2 में एक चीज बताए कि स्थापना, और यहाँ आर्टिकल 3 में आप बता रहे हैं नए राज्यों का निर्माण, तो इसमें अंतर क्या है। देखिए थोड़ा सा अंतर यही है कि यहाँ पे जो नया राज्य जिसको भारत में प्रवेश किया गया ना, उससे राज्य की स्थापना, नया जो प्रदेश भारत में शामिल हुआ उससे राज्य की स्थापना। और यहाँ इसका मतलब होता है कि जो भारत में पहले से शामिल है उससे राज्य का निर्माण करना। जैसे कि बिहार से अलग करके झारखंड का निर्माण कर देना, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण कर देना, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का निर्माण कर देना, तो ये चीज होगा। ठीक है, यदि मोटे तौर पे पूछता है नए राज्यों का निर्माण कौन कर सकता है, तो आप आर्टिकल 3 ही जवाब दीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल 3 ही जवाब करना है। नए राज्यों का निर्माण किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 3 ही जवाब देंगे। ठीक है, लेकिन यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन से 2 आर्टिकल में है, तो यदि कोई 2 आर्टिकल चूज करना है तो 3 में है और 2 में भी है। रेलवे के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन से 2 आर्टिकल में चर्चा है राज्यों के निर्माण का, तो 3 में और इसके अलावे 2 में।
ठीक है, कोई एक ही रहेगा तो हम 3 ही करेंगे। ठीक है, समझ गए इसको कैसे करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नए राज्य का निर्माण करना है, सीमा में परिवर्तन करना है या नाम में कुछ भी परिवर्तन करना है, तो इसके लिए संसद में क्या होगा प्रोसेस, तो संसद में बिल लाना पड़ता है। ठीक है, विधेयक लाना पड़ता है। ये बिल विधेयक की चर्चा हम लोग करेंगे, इंतजार करिए। ठीक है, तो बिल लाना पड़ता है, लेकिन ये बिल पेश करने से पहले लोकसभा या राज्यसभा जहां भी पेश करना हो, पेश करने से पहले राष्ट्रपति की जो है अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति के परमिशन से ही ये बिल पेश होगा। ठीक है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ये बिल पेश नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल 4 में लिखा है कि यदि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में जितनी भी बातें लिखी गई है, इससे संबंधित कुछ भी कानून बनता है, या सिंपल वर्ड में कहें कि यदि कोई बिल पारित होता है, कोई बिल पास होता है या कोई बिल का प्रस्ताव रखा जाता है, तो ये जो बिल है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 से संबंधित कुछ भी बिल यदि लाया जाता है तो इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि 368 आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब समझ पाए कि आर्टिकल 2 या 3 से संबंधित कुछ भी बिल यदि आएगा ना तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब बोलिएगा इससे क्या फर्क पड़ता है सर। देखिए, यदि संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो लिखा है कहाँ पे, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में चर्चा की गई है। और यदि आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें 2/3 बहुमत का जरूरत पड़ता है, विशेष बहुमत। मतलब 300 यदि मेंबर हैं लोकसभा राज्यसभा में मान लीजिए, तो 300 का 2/3 कितना होगा, मतलब 200, और इसे एक अधिक कम से कम होना चाहिए, मतलब 201 आप समझ लीजिए। जब मेंबर बोलेंगे उसका समर्थन करेंगे तभी वो संशोधन हो पाएगा। तो संविधान संशोधन के लिए 2/3 या इसी को कहते हैं विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यदि 2-3 आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो है इसको भी यदि संविधान संशोधन मान लें तो फिर वही बात होगा, विशेष बहुमत का जरूरत होगा। लेकिन आर्टिकल 4 में क्या लिख दिया है कि ये संविधान संशोधन है, नहीं है। नहीं है मतलब इसके लिए क्या विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, माने 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, तो नहीं। ठीक है, विशेष बहुमत की आवश्यकता इसके लिए नहीं होगी। तो क्या होगा भाई, तो बस साधारण बहुमत से ये हो सकता है पारित। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत का मतलब होता है कि आधा, परसेंटेज में कहें तो 50% से एक अधिक लोग यदि समर्थन करेंगे तो ये पारित हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए 300 है तो 300 का आधा कितना हुआ, 150, और 150 से एक अधिक माने 151 लोग समर्थन में हो तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 4 में क्लियर कर दिया गया है कि आर्टिकल 2 या 3 में कुछ भी यदि हम बिल लाते हैं इससे संबंधित तो संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, और यदि कुछ डाउट हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट का जवाब देंगे। अदरवाइज फिर अगले वीडियो में आपका जो डाउट है उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं हिस्ट्री से जुड़ा हुआ चीज पढ़ लेते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ने जा रहे हैं कि जो देसी रियासत थे उसका एकीकरण कैसे किया गया, देसी रियासत का एकीकरण। ठीक है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय पूरा भारत जो है वो बटा हुआ था 2 क्षेत्रों में, 2 तरह के क्षेत्रों में बटा था। एक ब्रिटिश प्रांत और एक आपका देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत जहां पे ब्रिटिश सरकार रूल कर रही थी, और देसी रियासत जहां पे भारतीय राजा रूल कर रहे थे। ब्रिटिश प्रांत की संख्या लगभग 11 थी और देसी रियासत की संख्या लगभग 600 थी। हम 600 लिख रहे हैं एग्जाम के लिहाज से, एग्जाम में 600 ही ऑप्शन माना था, ऑप्शन 600 ही था। और यदि बुक आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं कहीं 552, कहीं कहीं 565, कहीं कहीं 562 मिलेगा। ठीक है, तो आप जिसको याद रखें बेहतर होगा, लगभग 600 याद रखिए। ठीक है, अदरवाइज 552, 565 भी याद रख सकते हैं, हर जगह अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो ये देसी रियासत है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि भारत जैसे ही आजाद हुआ वैसे ही आपका एक बना भारत और एक बना पाकिस्तान। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार जो है इन देसी रियासतों को खुला छूट दे दिया था। क्या कि आपकी इच्छा, आप चाहें तो भारत में शामिल हो जाइए,
आप चाहें तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाइए, और यदि चाहें तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। मतलब आपको किसी में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी स्थिति को एज इट इज बनाए रख सकते हैं। ठीक है, अब सोचिए यदि वो देशी रियासत स्वतंत्र रह जाते तो आज जो भारत इतना विशाल आपको दिखाई देता है उतना विशाल दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब ये बहुत गंभीर समस्या थी। ठीक है, कि कैसे हम देशी रियासत को भारत में शामिल करें। ठीक है, तो देशी रियासतों को भारत में शामिल कराने के लिए, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया और इनके सहयोगी रहे वीपी मेनन। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने मिल करके लगभग सभी देशी रियासतों को भारत में शामिल करा लिया, 3 को छोड़ करके। 3 के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा। वो 3 जिसके लिए काफी मशक्कत करना पड़ा वो है, एक आपका जूनागढ़, एक है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, और एक है आपका हैदराबाद। ठीक है, तो ये 3 था। अब जूनागढ़ के साथ थोड़ा सा क्या है कहानी, थोड़ा सा जानते हैं शॉर्ट में। देखिए, जूनागढ़ का जो शासक था, नवाब कहते थे, महाबत खां। ठीक है, ये चाहता था कि जूनागढ़ को हम पाकिस्तान में शामिल कर दें, लेकिन यहाँ की जनता अधिकतर हिंदू थी जो नहीं चाहती थी कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने। ठीक है, अंततः हुआ क्या कि जो, ठीक है, यहाँ के नवाब थे महाबत खां, इन्होंने घोषणा कर दी कि पाकिस्तान में शामिल होने जा रहा है जूनागढ़। ठीक है, अब जो जनता थी वो भड़क गई पूरा, फिर नवाब डर के मारे भाग गए पाकिस्तान। ठीक है, और फिर कुछ समय के बाद जो है यहाँ पर भारत सरकार ने जनमत संग्रह कराया, रेफरेंडम, जनमत संग्रह जिसमें जनता का राय लिया जाता है। तो जनमत संग्रह कराया गया और इसमें पूछा गया कि आप भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। तो 2 लाख की लगभग जनसंख्या थी, उसमें केवल 91 लोगों ने ही कहा कि हम भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। 2 लाख में ओनली 91 लोगों ने कहा पाकिस्तान, बाकी सभी लोग क्या बोले, भारत में। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि अधिकतर जो जनता है, लगभग सब जनता क्या चाह रही थी, भारत में शामिल हो। तो जूनागढ़ को जो है वो उसी जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिला लिया गया। बोलिएगा सर जूनागढ़ ये कहाँ पड़ेगा, तो जूनागढ़ जो है वो गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। अभी भी जूनागढ़ में बहुत सारा किला है। ठीक है, चलिए उसके बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति की बात करते हैं। पहले हैदराबाद का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, हैदराबाद की बात करें तो यहाँ के शासक को निजाम कहा जाता था। क्या कहते थे, निजाम। और उस्मान अली अंतिम निजाम थे यहाँ के हैदराबाद के। ये हैदराबाद स्वतंत्र रहना चाहता था, पाकिस्तान भी इसको भड़का रहा था कि भारत में नहीं मिलना है, ठीक है, तुम स्वतंत्र रहो। और यहाँ का जो निजाम थे, क्या बोले, उस्मान अली, ये इनका क्या कहना था कि हम हैदराबाद को भारत में मिलाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि भारत को ही हम हैदराबाद में मिला लेंगे। समझ गए होंगे, नहीं तो वीडियो को दोबारा प्ले करिए। ठीक है, अब फिर हुआ क्या यहाँ पर हैदराबाद में कि यहाँ की जो मुस्लिम जनता थी उसने हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, पूरे राज्य में अशांति फैले है। फिर उस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी यहाँ पर। ठीक है, सेना, आर्मी, पुलिस नहीं, सेना, आर्मी भेजी। ठीक है, और सेना ने जा करके वहां पर जो निजाम के थे, पुलिस या जो भी कहें, उन पर कार्रवाई किया और इस तरह से हैदराबाद पे जो है वो कब्जा कर लिया भारतीय सैनिकों ने। ठीक है, कब्जा करना सही वर्ड नहीं है, मतलब भारत के अधीन आ गया ये हैदराबाद। ठीक है, ये जो सैन्य कार्रवाई है, इस सैन्य कार्रवाई का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। सैन्य कार्रवाई का नाम क्या है, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद को किस तरह से भारत में मिलाया गया, तो हम कहेंगे सैन्य कार्रवाई करके, और कौन सा ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन पोलो। ध्यान रखिए, हम बोले सैन्य कार्रवाई, कई जगह बुक में पुलिसिया कार्रवाई लिखा रहता है जो कि गलत है। आपका एम लक्ष्मीकांत के बुक में भी जो है वो पुलिसिया कार्रवाई लिखा है, लेकिन वो सही नहीं होगा। सैन्य कार्रवाई सही है, एग्जाम में वही आंसर माना गया है और आप भी वही मानकर चलिए यदि आपको एग्जाम पास करना है तो। अदरवाइज अपने जिद पर अड़े रहेंगे तो आपकी इच्छा, जो मानना है मानिए। ठीक है, तो ये हो गया हैदराबाद के बारे में। चलिए अब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। तो यहाँ के जो राजा थे वो हरि सिंह, ये भी स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की बुरी नजर थी इस पे। पाकिस्तान हमेशा चाहता था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो। ठीक है, और इसी के लिए जो है पाकिस्तान ने 1947 ईस्वी में जो है आजादी के बाद ही जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर दिया।
पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया। अब राजा हरि सिंह जो है वो भयभीत हो गए, ठीक है। फिर राजा हरि सिंह जो है वो जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगे कि हेल्प करिए, हमारा सेना भेजिए हमारे क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लीजिए, ठीक है। लेकिन जब तक यहाँ से सेना जाती तब तक जम्मू कश्मीर के एक बड़े क्षेत्र पर जो है पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था, ठीक है। इंडियन आर्मी गई और पाकिस्तानी फौजियों को पीछे ढकेलना शुरू किया, पीछे ढकेलना शुरू किया। ठीक इसी समय यह मामला जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में उठा दिया पाकिस्तान ने, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय आपका जो है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो मामला वहां पे यूएनओ में उठ गया। अब यूएनओ बोला कि युद्ध स्टॉप कर देना है, युद्ध स्टॉप कर दो, ठीक है। तो युद्ध जो है वो रुक गया, युद्ध विराम हो गया। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि युद्ध विराम हो गया, लेकिन अभी तक क्या था कि अभी भी बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में रह गया था। जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में रह गया था, पाकिस्तानी सेना के कब्जे में रह गया था, ठीक है। यदि यह मामला यूएनओ में नहीं उठाया जाता, नहीं उठता, तो हो सकता था कि भारतीय सैनिक पूरी तरह से पाकिस्तानियों को यहाँ से खदेड़ देते, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में रह गया और वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। और जम्मू कश्मीर का ये वाला हिस्सा जो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है उसको कहते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। हम भारतीय इसे कहते हैं पीओके, लेकिन पाकिस्तान वाले इसे कहते हैं आजाद कश्मीर। पाकिस्तान क्या कहता है कि ये आजाद कश्मीर है। अब बोलिएगा आजाद क्यों कहता है उन लोग? इसका रीजन ये देता है कि देखिए पीओके है तो इसकी अपनी राजधानी होती है, पीओके की अपनी राजधानी है मुजफ्फराबाद, ठीक है। पीओके का अपना प्रधानमंत्री होता है, तो खाली राजधानी और प्रधानमंत्री बना देने से थोड़ी वो अलग देश या आजाद हो जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी वहां पे है तो पाकिस्तान के ही अंडर में, लेकिन पाकिस्तान उसे आजाद कहता है, ठीक है। और पाकिस्तान अभी भी बोलता है कि पूरा कश्मीर हमारा है, केवल पीओके ही नहीं। और इस विवाद से हर कोई परिचित है और आप आए दिन मीडिया में, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये रहा जम्मू कश्मीर की कहानी, ठीक। अब देखिए जैसे भी हो, ठीक है, ये सभी भारत में शामिल हो गए। अच्छा, तो जम्मू कश्मीर शामिल फिर कैसे हुआ भारत में? राजा हरि सिंह जो है विलय पत्र पे समझौता किए। राजा हरि सिंह विलय पत्र को इंग्लिश में कहेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसी पर हस्ताक्षर करके जो है वो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, ठीक है। चलिए अब देखिए उन सभी देशी रियासतों को मिला करके और जो भी था उस समय के जो भारतीय क्षेत्र थे, उस समय ध्यान रखिएगा कि देशी रियासतों का एकीकरण करके वगैरह वगैरह करके जो राज्य बने उन राज्यों को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। उस समय राज्य 4 कैटेगरी में हुआ करते थे, ए, बी, सी और डी, ठीक है। 4 कैटेगरी हुआ करता था, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए आगे का कहानी कैसे है। देखिए आप कहानी की तरह ही याद रखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, तो आप ध्यान से सुनते रहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि 4 कैटेगरी के राज्य बने, ठीक है। अब देखिए देश के विभिन्न हिस्सों में ये मांग उठने लगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। खास करके आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तेलुगु भाषी जो लोग थे, इन लोग अलग आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। और जो महाराष्ट्र है, यहाँ पे भी आंदोलन चल रहा था। गुजराती लोग बोल रहे थे कि अलग राज्य बना दिया जाए, ठीक है। अब भाषा के आधार पे अलग राज्य बने या ना बने, उसके लिए 1948 ईस्वी में एक कमेटी बना, एस.के. धर समिति। इस समिति को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। तो इस समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। यदि कोई राज्य बहुत बड़ा है और उसका प्रशासन चलाने में असुविधा हो रही है तो फिर प्रशासनिक सहूलियत के लिए आप नए राज्य का निर्माण करिए, लेकिन भाषा के आधार पे नहीं, ठीक है। चलिए तो 1948 ईस्वी में एस.के. धर समिति, इसका रिपोर्ट भी ध्यान रखना है कि उन्होंने भाषा के आधार पे राज्यों के गठन से इनकार कर दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद
ये समिति जून में बना था। उसके बाद 1948 में ही दिसंबर में ही जो है वो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया, शॉर्ट में इन्हीं को कहा गया जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया। इन तीनों को मिला करके एक समिति बनी, जेवीपी समिति के नाम से जाना गया। इस समिति ने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण संभव नहीं है। जो बात इसने कहा वही बात इसने कहा। ठीक है, अब यहां से आगे की घटना देखिए कि 1953 ईस्वी में जो है 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे पोटी श्री रामुलु। ये अलग आंध्र प्रदेश को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और भूख हड़ताल पर बैठे थे। ठीक है, और ये लगातार 50 से अधिक दिन तक भूख हड़ताल पे रहे और अंततः इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद और भी धरना प्रदर्शन तेज हो गया, तो फिर भारत सरकार को मजबूरन आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा, अलग आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा तेलुगु भाषी लोगों के लिए। ठीक है, तेलुगु भाषी के लिए आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना। कब? 1953 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश कब बना? 1953 ईस्वी में। जिस समय आंध्र प्रदेश बना उस समय इसकी राजधानी कर्नूल हुआ करती थी, ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में इसकी राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद में है, और 10 साल के बाद इसकी राजधानी हो जाएगी क्या? अमरावती। ठीक है, अमरावती। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम लोग ये भी जान रहे हैं ना कि आंध्र प्रदेश से भी एक नया राज्य बन गया है, तेलंगाना। ठीक है, चलिए। तो 1953 में ये हुआ, ये ईयर काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 1953 में आंध्र प्रदेश बना। ठीक, और 1953 ईस्वी में ही एक आयोग का गठन किया गया जिसको कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये बना। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। ये ईयर भी महत्वपूर्ण है, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फजल अली की अध्यक्षता में बनी क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग को जांच करना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो या ना हो। ठीक है, चलिए। अब ये समिति क्या बोला होगा सोचिए, उम्मीद करिए। ये दोनों बोला था भाषा के आधार पर नहीं होगा, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे आग लगा है। ठीक है, भूख हड़ताल चल रहा है, देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो अब ये जो फजल अली हैं, प्रेशर में आके या जैसे भी कहें, उन्होंने कहा कि आप राज्यों का पुनर्गठन कर दीजिए, राज्यों का पुनर्गठन कर दीजिए। ठीक है, तो इसी जो आयोग है के सिफारिश पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इंग्लिश में कहें तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत ये जो एबीसीडी कैटेगरी था ना, खत्म कर दिया गया और पूरे भारतीय क्षेत्रों को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया, और रीऑर्गेनाइज करके 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा? एक तो क्वेश्चन बनेगा राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन हुआ कब? 53 में, फजल अली अध्यक्ष थे। इस समिति के सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम माने एक्ट, ठीक है, ये पारित हुआ कब? 1956 में, और इसके तहत 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया भाषा के आधार पे? राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया भाषा के आधार पे? तो 1956 में ही न हो रहा है राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, आप बोलिएगा सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश केवल एक राज्य बना, यहाँ ये राज्यों का पुनर्गठन नहीं कहलाएगा, और यहाँ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, यहाँ पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो बचपन में आप कभी खिलौना बनाए होंगे। आप देखिए कई बार क्या करते हैं कि उस खिलौने को पूरी तरह से तोड़ करके फिर से आप नया खिलौना बनाते हैं। समझिए ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ। ठीक है, इन सभी कैटेगरी को खत्म करके 14 नए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, समझ गए इसे? ठीक है, और लैंग्वेज ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। क्या क्या है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 ईस्वी में। भाषा के आधार पे सभी राज्यों का पुनर्गठन किया गया कब? 1956 ईस्वी में। ठीक है, तो हरगिज नहीं कंफ्यूज होना है आपको। ठीक है, चलिए आप ध्यान रखिए, इस समय हम बोल रहे हैं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछ चुका है, बाकी दूसरे एग्जाम में भी काफी बार रिपीट कर चुका है 14 और 6। अब वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, 28 राज्य हैं। तो 14 से 28 कैसे बने और कब कब बने, अब हम उसी की चर्चा करेंगे।
14 पहले से था। गुजरात बना 15वां राज्य। बॉम्बे एक क्षेत्र हुआ करता था, तो इस बॉम्बे से अलग कर दिया गया गुजरात को और गुजरात 15वां राज्य बना। और जो बचा हिस्सा था बॉम्बे का वो कहलाया महाराष्ट्र। ध्यान रखिए यहाँ पे नया गुजरात बना, महाराष्ट्र नहीं। जिस तरह से आप जानते होंगे कि ये बिहार और बिहार से अलग कर दिया गया झारखंड, तो यहाँ झारखंड अलग बना, न कि बिहार। बिहार तो पहले से था। ठीक उसी तरह से यहाँ पे गुजरात नया बना और ये गुजरात 15वां राज्य है। इसका स्थापना दिवस 1 मई 1960। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। वहीं से याद रखना है कि गुजरात का जो स्थापना दिवस है वो 1 मई है। गुजरात के लोग काफी मेहनती होते हैं, श्रमिकों की तरह। ठीक है, ये बैंक के एग्जाम में भी पूछा गया है गुजरात का स्थापना दिवस, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 15वां राज्य। उसके बाद नागालैंड 1963 ईस्वी में, ये डेट भी कई बार रिपीट किया गया है एग्जाम में। असम से अलग करके एक नया राज्य बना आपका नागालैंड। नागालैंड नाम क्यों पड़ा है ना, नागा जनजाति के लोग रहते हैं बहुत अधिक। अंग्रेजी यहाँ की राजकीय भाषा है, इमेजिन करिए। ठीक है, और जनसंख्या हर राज्य का बढ़ रहा है ना, लेकिन यहाँ का जो जनसंख्या है वो घट रहा है। 2011 के जनगणना सेंसस के अनुसार यहाँ का वृद्धि दर नेगेटिव रहा है, मैंने बढ़ा नहीं घटा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हरियाणा की बात करेंगे तो पंजाब से अलग करके ये हरियाणा बना। इसके लिए एक आयोग भी गठित हुआ था, शाह आयोग। उसी के सिफारिश पर हरियाणा एक नया राज्य बना पंजाब से अलग करके 1966 ईस्वी। हरियाणा हिंदी भाषी लोगों के लिए है, हिंदी अधिकतर लोग बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पंजाब से ही काट करके ये बना हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो एक्ट आया था अधिनियम, उसमें 1970 नाम है, हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के तहत 71 में ये नया राज्य बना। ठीक, उसके बाद ये मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों को एक साथ 1972 ईस्वी में जो है राज्य का दर्जा दिया गया पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन में रीऑर्गेनाइजेशन अधिनियम, दैट मींस एक्ट, उसके माध्यम से इस तीनों को जो है वो राज्य का दर्जा दे दिया गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, मेघालय को इससे पहले, मतलब 1972 में राज्य बना, उससे पहले असम के अंदर इसे उपराज्य का दर्जा प्राप्त था, सब स्टेट का दर्जा प्राप्त था, उपराज्य का दर्जा प्राप्त था। ध्यान रखिए, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट संविधान में पहले से नहीं था कि कोई उपराज्य भी होगा, इसलिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। 23वां संशोधन 1969, और इसी के माध्यम से जो है मेघालय को उपराज्य का दर्जा दिया गया। जिस तरह से उप कप्तान होता है ना कप्तान के अंदर में, उसी तरह से राज्य के अंदर में उपराज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, उसके बाद सिक्किम, ये आपका 1975, तो सिक्किम का चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे, वेट करिए थोड़ा सा। उसके बाद ये मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन तीनों का ईयर 1987 ही है। डेट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, बशर्ते यदि कुछ दिन पहले उसका स्थापना दिवस न मनाया गया हो। जैसे मान लिया जाए कि फरवरी में स्थापना दिवस मनाया और आप यदि मार्च, अप्रैल, मई, जून में कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे पूछे जाने की संभावना है, अदरवाइज डेट पूछने का संभावना कम है इन सब का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान क्या रखिएगा थोड़ा सा कि गोवा जो है, गोवा, दमन और दीव, गोवा, दमन और दीव, इस पर पहले पुर्तगालियों का कब्जा था। जब भारत आजाद हुआ ना, तो गोवा, दमन और दीव पे पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक है, और 1961 ईस्वी में जो है भारत सरकार कार्रवाई करके भारत में मिला लिया। हम क्या बोल रहे हैं, गोवा, दमन और दीव भारत में शामिल कराया गया। कब? 1961 ईस्वी में। फिर गोवा को 1987 ईस्वी में राज्य का दर्जा दे दिया गया और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अच्छा यहीं पर ध्यान रखिएगा, गोवा, दमन, दीव, इस पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। 1961 में भारत में यह शामिल हुआ। ठीक, एक और क्षेत्र था पुदुचेरी, ये फ्रांसीसियों के अधीन था और फ्रांसीसियों ने अपनी इच्छा से जो है वो पुदुचेरी को भारत सरकार को सौंप दिया था 1954 ईस्वी में। ठीक है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला बनता है, गोवा, दमन, दीव पुर्तगालियों के कब्जे में था और 1961 ईस्वी में भारत में मिल गया। ठीक है, हम एक चीज को 2 या 3 बार इसलिए बोलते हैं ना ताकि आपके दिमाग में बार बार वो स्ट्राइक करे और जल्दी याद हो। परेशान मत होइए, आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 राज्य जो है वो 2000 में ही बना है। छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश को अलग करके, आप मैप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि उसी को अलग करके किया गया होगा। उत्तराखंड बना आपका
उत्तर प्रदेश को अलग करके। लेकिन ध्यान रखिए उस समय इसका नाम उत्तराखंड नहीं, उस समय इसका नाम क्या हुआ करता था, उत्तरांचल हुआ करता था। फिर झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को, बिहार को अलग करके, ठीक। फिर तेलंगाना बना आपका 2 जून 2014 को, आंध्र प्रदेश से अलग करके। और उसके बाद नया कोई राज्य नहीं बना है, ठीक है। हाँ, जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश में जरूर बदल दिया गया है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा आपको सिक्किम के बारे में बताते हैं। देखिए सिक्किम पे जो है वो चोग्याल वंश का शासन चलता था 1947 में, मतलब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था 1947 में, यहाँ पे चोग्याल वंश का शासन चलता था। 1947 ईस्वी में भारत सरकार इसको रक्षित किया। रक्षित मैंने होता प्रोटेक्टेड, मतलब कोई विदेशी ताकत यदि आप पर आक्रमण करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे, यही चीज समझना है। तो 1947 में रक्षित किया गया। फिर यहाँ के जो राजा थे उसने अपना मनमर्जी चलाना शुरू किया, यहाँ की प्रजा परेशान हुई। फिर भारत सरकार जो है आपका 1974 ईस्वी में 34वां संशोधन करके, क्या बोल रहे हैं, 1974 ईस्वी में 34वां संशोधन, संविधान संशोधन करके सिक्किम को जो है भारत में मिला लिया, ठीक है। सिक्किम को भारत में मिलाया गया कब, 1974 ईस्वी में 34वां संविधान संशोधन, ठीक है। और सिक्किम को जो है वो सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य, एसोसिएट स्टेट, सह राज्य का दर्जा दिया गया। ऊपर हम उपराज्य बोले थे, यहाँ पे हम सह राज्य बोल रहे हैं। तो सिक्किम को सह राज्य बनाया गया, भारत में शामिल हो गया, सह राज्य बनाया गया, ठीक है, 74 ईस्वी में। उसके बाद फिर आपका 75 ईस्वी में, सॉरी 1975 ईस्वी में 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को जो है भारत का हिस्सा, मतलब भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 74 में भारत में शामिल हुआ, सह राज्य का दर्जा मिला। और 35वां संशोधन 1975 के माध्यम से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन क्या पूछा, पढ़ लीजिएगा, पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 35वां संशोधन 75 बोलेगा भारत में कब शामिल हुआ, सह राज्य बनाया गया, 34वां संविधान संशोधन 1974। हाँ ठीक है, चलिए। और यदि आप मैप में देखेंगे सिक्किम को, ठीक है, तो सिक्किम यहाँ पर है भाई, और सिक्किम के इस तरफ आपको भूटान मिल जाएगा, इस तरफ आपको नेपाल मिल जाएगा, और इस तरह से जो है आपका चीन मिल जाएगा, ठीक है। और भारत का केवल वेस्ट बंगाल ही इससे टच करता है, ठीक है, केवल वेस्ट बंगाल ही इससे टच करता है, ठीक है। और एक चीज जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा कि जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, उन 7 पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। उन 7 सिस्टर्स में सिक्किम हमारा शामिल नहीं है, ठीक है। बोलिए क्यों, एकदम अलग है। आप इंडिया का मैप देखिएगा, थोड़ा गूगल सर्च करिएगा, तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य इस तरफ है और सिक्किम एकदम अलग है। प्लस आप देख सकते हैं कि शुरू से ये भारत का हिस्सा है नहीं, ठीक है। तो ये 7 सिस्टर में शामिल नहीं है सिक्किम। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, तो वो आपका सिक्किम ही है जो 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। आप बोलिएगा सर 7 सिस्टर में है कौन कौन, कौन कौन सा आता है, तो उसको छोड़िए ना और बाकी पूर्वोत्तर भारत का राज्य को आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। यहीं पर तो बहुत सारा नाम हम लिखे थे ना, जैसे आपका मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद इधर देखिए नागालैंड लिखे थे, ठीक है, नागालैंड हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, तो 7 है, ठीक है, हो गया होगा शायद 7, नहीं तो आप देखिएगा SS लिख दिए थे हम, SS, ठीक है, पीछे जाके देखिए SS लिख दिए थे, वही सब 7 सिस्टर्स था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा कि नाम परिवर्तन, ठीक है, कब किसका किया गया, नाम बदला केवल, ठीक है। तो देखिए संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया 1950 ईस्वी में, ठीक है। इसी तरह से मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु हो गया 1969 ईस्वी में, पहले मद्रास अब क्या है ये तमिलनाडु। इसी तरह से मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक, ठीक है। अब मैसूर के बहुत चर्चित शासक का नाम तो सुने ही होंगे ना, टीपू सुल्तान। चलिए उसी तरह से लक्षद्वीप, मिनीकॉय और अमिनदीव, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप, 1973 ईस्वी में ही। और ये दोनों ही ईयर, इन दोनों का डेट कई बार पूछा गया एग्जाम में, काफी मतलब रिपीटेड है ये। उसके बाद उत्तरांचल, उत्तराखंड हो गया, पांडिचेरी, पुदुचेरी हो गया, ये दोनों ही 2006 में है। और उड़ीसा आपका ओडिशा हो गया 2011 ईस्वी में। और इसी तरह से पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंग करने की बात है, चल रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली हो नहीं पाया है। होगा तो हम लोग आगे देखेंगे, जो भी वीडियो आएगा, ठीक है। और आप लोग शेयर करिए अधिक से अधिक, आप देख ही रहे होंगे कितना एकदम
कंप्लीट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऐसा कंप्लीट वीडियो आपको शायद पूरे YouTube में नहीं मिलेगा। आप सर्च कर लीजिए और कंपेयर कर लीजिए, इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप लोग भी सहयोग करिए ताकि हम लोग और ज्यादा एनर्जी के साथ